नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी कि ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए थे उस स्मृति के आधार पे जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसी आधार पे आज हम उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, इसका विश्लेषण को समझिए और उसी अनुसार इस सिलेबस को समझिए कि बिहार दरोगा या बीपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से प्रश्नों पे बात करते हैं। हालांकि स्मृति पे आधारित प्रश्न कहा जा रहा है, लेकिन आपको ये मान के चलिए कि हूबहू यही क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किस लिए? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, काली क्रांति के लिए। तो आप लोग जान रहे होंगे ये जो है श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। ये जो आप अमूल का दूध वगैरह यूज करते हैं तो इन्हीं का देन है, यानी अमूल सोसाइटी के संस्थापक यही थे, वर्गीज कुरियन। इनका जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 2012 में हुआ। तो ये आप वर्गीज कुरियन के बारे में समझ गए। दूसरा प्रश्न है, इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जो नीली क्रांति है और हरित क्रांति, काली क्रांति, तो काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित उद्योगों से है। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है और नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। आजकल अभी सरकार जो है वो नीली क्रांति पे विशेषकर अधिक फोकस कर रही है, क्योंकि किसानों की आय दुगना करने के लिए नीली क्रांति को यानी मत्स्य उत्पादन को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? देखिए, फिलर के रूप में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फिलर के रूप में काम नहीं आता। तो फिलर आगे है क्या, ये समझ लीजिए। तो फिलर वह पदार्थ है जो साबुन का भार और आयतन को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी जिसके कारण साबुन जो है ठोस रूप में जम जाता है। तो एक फिलर का काम तो ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कौन फिलर के रूप में नहीं है, तो वो आपका सही उत्तर होगा ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्यों नहीं है इसके बारे में बात करते हैं हम, है ना। तो ग्लिसरॉल जो है एक मान के चलिए ऐसा पदार्थ है, इसे ये तैलीय वसा के रूप में पाया जाता है। तो अगर वसा के रूप में पाया जाता है, तैलीय रूप में पाया जाता है, तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर आप साबुन का यूज क्यों करते हैं? शरीर के गंदगी को छुड़ाने के लिए, मैल को छुड़ाने के लिए। तो मैल जो होता है वो ऑलरेडी वो भी तैलीय होता है। शरीर में जब वो चिपक जाता है धूलकण, तो तैलीय स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो तैलीय पदार्थ को तैलीय से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए क्षारीय ज़रूरत होगा। तो यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये समझिए कि ग्लिसरॉल का यूज नहीं होता है साबुन में फिलर के रूप में। ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। देखिए, टाइफाइड की बात करें तो उसी से होता है, हैजा उसी से होता है, पीलिया भी उसी से होता है ना। निमोनिया जो है उससे संबंधित नहीं है। ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, श्वसन से संबंधित चीज़ है ना। खास करके बच्चों में ज़्यादा होता है निमोनिया का शिकायत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखिए, 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा? 6 गुना 35 दिन में करेगा। अब वो ये 15 व्यक्ति, तो बटा 15 से भागा दे दीजिए, है ना। तो 5 से 5 दिया 15, 5 से 35, 3 दूनी 6, यानी बराबर हो जाएगा 14 दिन, 7 दूनी 14। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? अब देखिए, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है ये समझिए। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रेट को से नाइट्रेट है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। तो इसमें कौन सा जीवाणु जो है महत्वपूर्ण है, इस प्रक्रिया में भाग लेता है?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास, है ना। देखिए ये जो राइजोबियम है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में बदल देता है, ये भी वही काम करता है, लेकिन ये आपका जो है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, स्यूडोमोनास जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ये कब से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2015 से, यानी 21 जून 2015 से प्रत्येक वर्ष को, यानी प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसमें इस अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने में, यानी कि इसको इस दिवस के रूप में पारित करवाने में भारत की भूमिका अहम रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में। इस वर्ष का जो 2020 का इसका जो थीम था वो था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, योगा फ्रॉम होम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका थीम जो था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मांग में परिवर्तन कब होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिर्फ मांग में परिवर्तन, ना कि मांग में घटोतरी या बढ़ोतरी। तो मांग में परिवर्तन कब होगा, यानी जनसंख्या में जब वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है मांग में परिवर्तन होगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। उस स्थिति में जब जनसंख्या जब बढ़ेगा तो मांग भी क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन एक है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी कि अगर मान लिया कीमत किसी वस्तु का, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर हमें लेते हैं, कोई एक वस्तु जैसे टमाटर है 80 रुपये किलो आप खरीद लेते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इस स्थिति जब 80 रुपये केजी टमाटर है तो आप इस स्थिति में मोस्टली आदमी क्या करता है 100 ग्राम भी टमाटर लेता है, कोई 250 ग्राम टमाटर लेता है। बहुत औकात वाला जो आदमी होता है वो 1 केजी लेता है, 1 केजी लेता है, और उससे भी ज़्यादा औकात वाला है तो 2.5 केजी ले करके, है कि नहीं, आसपास के लोगों को बांटता भी है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा, यानी अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग कमेगा, अगर कीमत कमेगा तो मांग बढ़ेगा। जैसे हमारे टमाटर 2 रुपये केजी हो जाए तो लोग फिर 100 ग्राम और 250 ग्राम नहीं लेंगे, 2 किलो 4 किलो लेंगे, और सुबह शाम चटनी टमाटर सलाद सब खाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया। फिर है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। अगर व्यक्ति का आय बढ़ जाता है, यानी कि उसका रोज़गार बढ़ जाता है, उसके इनकम का जो सोर्स है वो अगर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में भी मांग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। अगर उसका जो आय है वो कम जाएगा तो उस स्थिति में मांग कम जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि तीनों ए, आपका जो सही उत्तर है वो ए सभी होगा। हालांकि ये ऑप्शन लास्ट में डी में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना तो समझदार हैं ही, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। तो आपको पता है ये तो बहुत बार सेट अगर बनाते होंगे आप तो बहुत बार आता होगा इस टाइप का क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ है क्या है, मैंने कौन है, शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जब ठोस अवस्था में रहता है तो ये जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो बीच में द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तन हुए बिना ये किस में बदल जाता है, ये गैस में बदल जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा भी, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक पुनिया का संबंध किससे है। देखिए दीपक पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से है। इसके साथ एक और नाम याद रखिएगा, सुशील कुमार का नाम भी जो है याद रखिएगा, इसके साथ साथ उसका संबंध भी कुश्ती से है। और अगर महिला कुश्तीबाज की बात की जाए तो आप तो जानते होंगे दंगल गर्ल के नाम से, है ना, बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है,
जो फोगाट जो भी है, अगर फोगाट का नाम से परिचित नहीं है तो दंगल मूवी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दीपक पुनिया जो है किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है। देखिए भूपेन हजारिका का संबंध जो है ये गायन क्षेत्र से है ना। ये असम से संबंधित थे, असम के रहने वाले थे। असम में इनके नाम पर एक ढोला सदिया पुल जो बना है, ढोला सदिया पुल, यानी कि ढोला जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सदिया जो है असम में पड़ता है। ये लोहित नदी पे पुल बनाया गया है। इस पुल का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका सेतु। इस पुल का क्या नाम रखा गया है, भूपेन हजारिका सेतु, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये घटता है बढ़ता है, बहुत कन्फ्यूज वाला चीज़ होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको शायद कभी बाद में कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे देखिए कह रहा है कि जब पानी जमता है, यानी जमता है इसका मतलब है कि पहले तरल अवस्था में है, यानी कि लिक्विड अवस्था में है, और लिक्विड अवस्था से वो किस में बदल जा रहा है, ठोस यानी सॉलिड में बदल जा रहा है। अब जब इसमें बदलता है तो देखिए इस बदलता है तो होता क्या है, यहाँ पे उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे समझने से पहले एक चीज़ आगे समझ लीजिए, ये जो घनत्व और आयतन में क्या संबंध होता है। तो घनत्व जो होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है आयतन से, इसका आयतन से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आयतन से क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे जब पानी जमता है, यानी कि आगे आगे हम ये समझ लेना यहाँ पे कि यदि जैसे आप एक घनत्व है तो घनत्व और आयतन में आगे संबंध समझना, तो घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व जो है, घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन कमेगा, समझ रहे हैं। घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कमेगा, नहीं उल्टा वे में रहेगा। अगर घनत्व कमेगा तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कमेगा। तो ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी से संबंधित चीज़ है। अब मान लिया जाए कि कह रहा है कि जब पानी जमता है तो जमता है, इसका मतलब आगे लिक्विड अवस्था में है, वो लिक्विड से वो सॉलिड अवस्था में बदल रहा है, सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसका घनत्व बढ़ जाता है। इसका घनत्व क्या होता है, यानी घनत्व यानी डेंसिटी जो है बढ़ जाता है। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, वो कम जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे प्रश्न वही है कि जब पानी जमता है यानी बर्फ़ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरा वे में भी समझना है, उल्टा करके समझ लेते हैं कि जब कोई सॉलिड अवस्था में कोई पदार्थ है यानी ठोस अवस्था में है तो ठोस लिक्विड में कब बदलेगा, जब उसको हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। जब हीट करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। जब वो लिक्विड में बदलेगा तो क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है क्या होगा, डेंसिटी उस स्थिति में यानी कहने का मतलब घनत्व जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। यानी गर्म तरल अवस्था में फैलेगा तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा। उस स्थिति में इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे बात को। जैसे इस इक्वेशन को हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब कोई सॉलिड यानी ठोस है उसको जब हीट किया जाएगा यानी गर्म किया जाएगा तो लिक्विड में बदलेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, कमेगा, यानी घनत्व जो है कमेगा। घनत्व कमने का मतलब है कि वो क्या होगा, फैलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे घनत्व कमने का मतलब क्या होगा, वो फैलेगा। और उस स्थिति में जब फैलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, फैलेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसका एक अपवाद भी है, अपवाद याद रखना और ज़रूरी है कि नहीं। इसका जो अपवाद है ये और ज़रूरी है। अपवाद क्या है इसको समझिए। जैसे देखिए 0 डिग्री जो पानी होता है यानी जल होता है, वो
सामान्यतः कहने का मतलब हम ये आगे कहना चाह रहे हैं कि जितना भी ठोस पदार्थ है उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, सामान्यतः उसका डेंसिटी कमेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन जल के साथ और एक और पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड, इसके साथ थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक, देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी को हीट किया जाता है, यानी मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन अगर उसको हम हीट करेंगे कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसका डेंसिटी जो है कमेगा नहीं, यानी कहने का मतलब है कि वो और बढ़ेगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को। उस स्थिति में उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा नहीं, वो कमेगा। यानी आपको सिंपल ये इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वो अपवाद के केस में, यानी कि इस केस में वो इसको फॉलो नहीं करता। उसी प्रकार एक सिल्वर आयोडाइड जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, है ना, 142 डिग्री सेल्सियस तक इतना तापमान में वो क्या होता है कि उसका वो यहाँ पे उसका डेंसिटी जो है क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कमता है ना। तो ये दो अपवाद हैं। ये अपवाद को खास करके जल वाला अपवाद को ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पे उसका डेंसिटी नहीं कमता है ना। उसका डेंसिटी कब कमेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कमेगा। यानी जब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम भी उसको बर्फ़ को गर्म करेंगे तो उस स्थिति में उसका डेंसिटी कमना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको किसी और वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, नहीं जेनेवा में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जेनेवा में है ना। इसके जो अभी वर्तमान महानिदेशक हैं वो टेड्रोस घेब्रेयस करके हैं, है ना, टेड्रोस घेब्रेयसस, है ना, जो इथोपिया के रहने वाले हैं। अभी कोरोना महामारी में काफ़ी चर्चित रहे व्यक्ति है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। देखिए इसको थोड़ा मैप से समझ लीजिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, जैसे आप ये समझ रहे होंगे, जैसे ये भारत का मैप है ना, ये भारत का मैप है और ये हिमालय का क्षेत्र है, ये समझ रहे होंगे मैप इस प्रकार से। तो जो भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र है संभावित, उसको मुख्यतः 4 जोन में बांटा, 5 जोन में बांटा गया है ना। एक है जोन 2, देखिए जोन 2 में कौन आता है, ये जो दक्कन का क्षेत्र है इधर प्रायद्वीपीय भारत वाला, ये जोन 2 में आता है। ये काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ भूकंप आने की संभावना यहाँ बिल्कुल कम होती है। अब कभी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कभी भूकंप जल्दी नहीं आता है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे इमारत दिखाई देंगे, जैसे मुंबई वगैरह का डेवलपमेंट इसी कारण ज़्यादा हुआ है। ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ भूकंप के जो है झटके महसूस नहीं किए जाते हैं। तो ये जोन 2 में आता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है क्षेत्र, ये वाला मध्य भारत का, ये आता है जोन 3 में। और ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है यहाँ पे, है ना, ये क्षेत्र आता है जोन 4 में। और ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वगैरह लेकर के इधर तराई क्षेत्र वगैरह सब, ये भूकंप जोन में 5 में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील। दिल्ली वाला भी काफ़ी संवेदनशील में आता है। यहाँ भी जो है वो काफ़ी मतलब ये रहता है कि यहाँ भी भूकंप के झटके काफ़ी तेज़ आ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आप ओवरऑल ये समझिए कि ये वाला क्षेत्र जो दक्कन वाला क्षेत्र है वो काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद फिर सुरक्षित क्षेत्र ये माना जाता है, यहाँ भी कम संभावना है। लेकिन ये जो जोन 4 और जोन 5 जो है वो ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार हिमालय है यहाँ पे, है ना, तो हिमालय क्षेत्र में आप
इसे समझिएगा कि यहाँ पे जो है भूकंप के झटके ज़्यादा आते हैं, यानी कि अब हिमालय के साथ कच्छ जुड़ा हुआ है। कच्छ में हालांकि कच्छ उतना संवेदनशील नहीं है, लेकिन हिमालय के साथ ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए 2020 का जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो क्रिकेटर में रोहित शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा और भी 4 खिलाड़ी हैं। एक हैं रानी रामपाल हैं जो हॉकी खेलते हैं, दूसरा एक है विनेश फोगाट, वही गीता फोगाट की जो बहन है दंगल मूवी की, है ना। तो विनेश फोगाट, इनको मिला है। एक कुश्ती खेलती है, कुश्ती से संबंधित है। एक है मनिका बन्ना ये टेबल टेनिस खेलती है। और इसके अलावा एक है मरियप्पन टी, ये जो है पैरा एथलीट से संबंधित हैं, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, हाई जंप से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आपको खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना। इससे पहले अगर हम बात करें तो विराट कोहली को 2018 में मिला था, है ना, खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 160 है। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% है ना, 7.5% दूसरी संख्या का इतना परसेंट है, तो संख्या क्या है? देखिए इसको इस प्रकार से समझिए कि माना कि कोई संख्या x मान लीजिए, तो एक संख्या x होगा, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या हो जाएगा x माइनस 1660। अब देखिए इसमें से अगर इसको घटाएंगे हम तो 1660 बच जाएगा। अब कह रहा है इसका एक संख्या का 7.5%, यानी x का 7.5% बराबर है x माइनस 1660 का 12.5%। तो इसको आप इस प्रकार से जब इस समीकरण को डील कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लीजिएगा। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो सुवा जो है वो किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी है। मोदी जी यहाँ भी नहीं छोड़े हैं, यहाँ भी घूम के आ गए हैं फिजी। आप प्रशांत महासागर का क्षेत्र देखिएगा, है ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट में मैप देखिएगा तो आपको प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक द्वीपीय देश के रूप में फिजी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? देखिए नौकरशाही की नहीं है तो इसमें जो है स्वैच्छिक सदस्यता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि हर कोई चाहे तो जा कर के जो है नौकरशाही से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है। उसमें हाँ कौन कौन चीज़ें हैं, ये श्रम विभाजन उसमें भी है, नियम और विनियम उसमें भी है, शक्ति का पदानुक्रम उसमें भी है, यानी हायरार्की उसमें भी है। तो ये जो है नौकरशाही की विशेषता ये वाला नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? देखिए जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो संविधान में संशोधन किया गया है ना, तो उसके तहत पंचायतों को त्रिस्तरीय के रूप में, यानी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाया गया। उसमें एक जो पंचायत स्तर पे था वो ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। इसके अलावा उसमें 243 आर्टिकल 243 में 16 उप आर्टिकल यानी कि 243 का से लेकर के ना तक जोड़े गए, है ना। उसमें यानी टोटल 16 आर्टिकल और ऐड किया गया। तो उसी में 243 का के अंतर्गत ग्राम सभा का वर्णन है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, निम्नलिखित में कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 चीज़ें हैं, यानी ये ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों का त्रिस्तरीय पंचायत में इसका वर्णन है। तो यही तीन, यानी तीन ऑप्शन में कौन कौन है, 2, 3, 4, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, है ना। ग्राम सभा का वर्णन जो है मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अंग के रूप में नहीं है, आर्टिकल में ऐड है 243 का में उसका जो है वर्णन किया गया है। और उसके तहत जो है सरपंच जो होता है ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। ये देखिए सामान्यतः ये गोवा में ही किया जाता है, तो ये इस बार भी 50वां भी गोवा में किया गया था और 51वां भी, है ना, ये भी जनवरी 2021 में हुआ है, 2021 में इसका आयोजन भी हुआ। तो ये भी जो है गोवा में ही किया गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 51वां जो हुआ है फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसमें एक फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को रखा गया है। बांग्लादेश को जो है फोकस कंट्री के रूप में रखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है K. खाली स्थान अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं। तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये नदी है, ये सहायक नदी है। तो कावेरी की सहायक नदी यानी हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है ना। ये जो मूसी नदी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा भी कृष्णा की ही सहायक नदी है ना, समझ रहे हैं। और माद जो है ये महानदी का सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यानी बी गलत है, यानी बी सुमेलित नहीं है। आइए इसको हम थोड़ा एक फिगर से देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे भी एटलस कब काम आएगा, है ना। अगर एटलस को नहीं देखिएगा तो उस पर धूल की मोटी परत जम जाएगी। तो उसे समय समय पे ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आए तो कभी कभी एटलस को निकाल के देख लिया कीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि उस पर धूल की मोटी परत नहीं बन पाएगी, है ना। तो देखिए हम देखते हैं कृष्णा नदी को। तो कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, तो कृष्णा नदी देखिए यहाँ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है महाबालेश्वर, है ना, पश्चिमी घाट की तरफ, वहाँ से निकलती हुई इस प्रकार से ये नदी बहती है। अब इसकी सहायक नदियों पे थोड़ा सा हम एक नज़र देख लें। आप ऐसे अपना एटलस निकाल के बढ़िया से देखिएगा उसमें, है ना। महाराष्ट्र वाला जो एक होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक फिगर होगा, या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत का एक अलग मैप है, पॉलिटिकल और जो फिजिकल है उसमें। तो यहाँ देखिएगा ये मूसी नदी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये मूसी जो है इसमें आकर के यहाँ मिलती है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये नदी का उद्गम अगर पूछा जाए कृष्णा नदी का, तो ये महाबालेश्वर से निकलती है ना, यानी पश्चिमी घाट से। और इस प्रकार से एक लंबा इसका एक प्रवाह तंत्र है और यहाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन कुछ सहायक नदियों की अगर बात करें तो मूसी के अलावा भीमा, तुंगभद्रा, है ना, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कुछ इनकी विशेष सहायक नदियाँ हैं जो आप मैप में से एक बार ज़रूर देखिएगा। इसी बहाने ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो आप ज़रूर उस समय मैप का इस्तेमाल किया कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी, है ना, जनरेशन जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग ये जो हार्डवेयर पर आधारित है वो 5वीं है। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियामीन है। अब थियामीन क्या है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है विटामिन B1 का नाम है। किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम है। अगर हम B6 की बात करें तो इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 की बात करें तो ये साइनोकोबालामीन, है ना। और इसकी बात करें अगर हम B2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और भी जो विटामिन हैं इनको हम एक नज़र थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए विटामिन A को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमिन, अभी आप देखें, है ना। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन,
विटामिन B3 की बात करेंगे तो ये नियासिन या इसको कहते हैं निकोटिनेमाइड, ये भी इसका नाम है। इसके अलावा अगर B5 की बात करेंगे तो पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, है ना, B11 फॉलिक अम्ल, B12 जो होगा वो साइनोकोबालामीन। इसके अलावा जो विटामिन C है उसको एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन D जो है उसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन E को टोकोफेरॉल, और विटामिन K को फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ध्यान से देखिए और इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा परीक्षा में से एक न एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उसमें काफ़ी कत्लेआम मचा था, है ना। तो उस कत्लेआम को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जनसंहार की संज्ञा दी गई है ना। बड़ी संख्या में लोगों को उसमें मारा गया था, उन लोगों के लिए आज़ादी जो है एक तरह से काल बन के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत द्वारा जो सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया उसका नाम परम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो बंधुता भी है, संप्रभुता भी है, समाजवाद भी है, संघवाद का वर्णन नहीं किया गया है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा हम भारत का जो प्रस्तावना है उसी को देख लेते हैं। तो भारत का प्रस्तावना देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहिए ऐसे भी। तो भारत का जो प्रस्तावना है वो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए जो वर्ड उसमें आप देखे थे, है ना, तो देखिए यहाँ बंधुता वर्ड भी है यहाँ। इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो समाजवादी भी है, लोकतंत्रात्मक है ना। ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यही सब वर्ड था ना आपको यहाँ देखिए, संप्रभुता था, समाजवाद था, है ना, बंधुता था, ये संघवाद नहीं मिला आपको कहीं पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये क्रिकेटर हैं सौरव गांगुली, जो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, है ना, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी, कब की गई थी। तो ये जो है अगस्त 1932 में की गई थी। कब की गई थी, अगस्त 1932 में। अब यहाँ समझेंगे हम कि सांप्रदायिक पंचांग है क्या। तो देखिए, जिस प्रकार से 1909 ईस्वी में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, किस लिए आया था, धार्मिक आधार पे भारत को बांटा गया था, यानी कि उसमें मुस्लिम लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी इसके द्वारा। अब वही प्रयास फिर से दोहराने का प्रयास किया गया मैकडोनाल्ड द्वारा। इसमें कहा गया खास तौर पे, है ना, खास तौर पे जो देश के हरिजन लोग थे, SC कैटेगरी, SC ST वाले जो थे, उनके लिए बोला गया कि आपको हम अलग से यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की संस्तुति पेश की कि इस प्रकार से ये लागू किया जाएगा। इसके लिए गांधी जी काफ़ी अनशन वगैरह किए, लास्ट में ये सफल नहीं हो पाया। रैमजे मैकडोनाल्ड का जो पासा खेला गया था या जो चाल चला गया वो सफल नहीं हो पाया।
इसको ये समझें कि ये सांप्रदायिक पंचांग का जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जो निर्माण किया गया था, यानी कि उसमें होता क्या था बेसिकली। तो जैसे देखिए, आज भी हमारे देश में आरक्षण है, तो आरक्षण है तो कोई सीट जो है रिजर्व कर दिया जाता है कि ये सीट से जो है एससी या एसटी के लोग ही लड़ेंगे या महिलाएं ही लड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, लड़ेगी तो ठीक है कि एससी एसटी लड़ेंगे या फिर महिलाएं लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वोट तो सब लोग करते हैं ना। वोट तो जो भी वयस्क, जिनको अधिकार मतलब संविधान ने दिया है वोट देने का, हर कोई वोट करते हैं, हर कोई के वोट से जीतते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो इनका जो ये जो इस नियम के तहत जो लाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो सीट रिजर्व कर दिया गया मुस्लिम के लिए, तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही वोट करते थे, है कि नहीं। अगर कोई सीट रिजर्व कर दिया जाता एससी के लिए, तो सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग ही जो है वहाँ वोट करते। तो इससे समाज में क्या होता कि तनाव बढ़ता। प्लस जिस सीट को रिजर्व किया गया, वहाँ के जो लोग थे उनका तो एक तरह से वायलेशन हुआ ना, उनके जो अधिकार का वायलेशन हुआ, उनको वोट देने से वंचित रखा गया। तो ये समस्याएं थी। तो इस चीज़ के खिलाफ जो है गांधी जी अनशन किए थे, और लास्ट में फिर जो है गांधी जी और अम्बेडकर में एक पूना पैक्ट हुआ था। और उस पैक्ट में अम्बेडकर जी ने वादा किया था कि हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि जो मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय दलित के बहुत बड़े नेता थे अम्बेडकर जी, और वो जब बोले कि हम स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि उसे फिर लागू किया जाता है ना। तो आप इस प्रश्न को भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसका एक उद्देश्य जो छिपा हुआ था अंग्रेज़ों का, क्यों इसको लाया गया था, क्योंकि उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, है कि नहीं। दांडी यात्रा शुरू करने के बाद गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे। और उसके बाद उनका जो दांडी यात्रा था वो 6 अप्रैल को पूरा हुआ था। उस दिन नमक कानून तोड़ते हुए उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये गेम अंग्रेज़ों के द्वारा खेला गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन उदाहरण है, यानी मुक्त पतन किसको कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आइए, एक समान आरंभ वाली गति, शून्य वेग वाली गति, एक समान वेग वाली गति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति। जैसे हम ऊपर से किसी वस्तु को अगर नीचे की ओर गिराते हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समीप आती है वस्तु, तो वो जो गति उसमें जो होता है वो एक समान त्वरण वाला गति होता है ना। तो यहाँ पे ये मुक्त पतन का उदाहरण है। मुक्त पतन का मतलब हुआ एक समान त्वरण वाली गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि दोहरा सदन किस राज्य में। ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार बिहार में है। बिहार के अलावा 5 राज्य और हैं, यानी टोटल भारत के 6 राज्यों में, है ना, द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था कहने का मतलब ये हुआ कि विधानमंडल और विधान परिषद। द्विसदनीय का मतलब क्या हुआ, एक विधानमंडल और एक हो गया विधान परिषद। तो यहाँ पे समझिए, विधान परिषद जो है भारत के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अभी भी वर्तमान में है। कौन कौन राज्य हैं वो सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। ये जो है 6 राज्य हुए। और उसके अलावा एक जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था में क्या होता है कि विधानमंडल का जो कार्यकाल तो 5 वर्ष होता ही है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। दूसरी बात यह है कि ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसको कहा जाता है उच्च सदन, और इस विधानमंडल को कहा जाता है निम्न सदन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को कहा जाता है उच्च सदन और विधानमंडल को कहा जाता है निम्न सदन। ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, इसके यानी विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनका सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये सब मूलभूत अंतर हैं जो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। देखिए, सामान्य ताप पतन जो पतन दर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाएंगे
तो प्रति 1000 मीटर पर टेम्परेचर में कितना पतन होगा, यानी कितना टेम्परेचर कमेगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर जाके अंतरिक्ष तक होगा इस प्रकार का परिवर्तन, नहीं, ये सिर्फ क्षोभ सीमा तक ही ऐसा होगा, है ना। यानी क्षोभ मंडल तक जो है वहीं तक ऐसा होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा है सेकेल, याद रखिएगा। इजराइल की मुद्रा सेकेल, इजराइल लास्ट में ल है और यहाँ सेकेल यहाँ भी लास्ट में ल है। तो इससे भी, हालांकि रियाल में भी ल है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। तो इनका सही उत्तर है शेख हसीना को मिला था ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का शासक था। ये आगरा शहर का जो स्थापना इन्होंने जो है ये 1504 में किया था। कितना में किया था, 1504 में किया था। और 1506 ईस्वी में इसने अपना राजधानी बना लिया था इसको। अब इसको राजधानी क्यों बनाया था, आगरा शहर का स्थापना क्यों किया था, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि जो बंगाल उस समय काफ़ी संपन्न था, वहाँ से राजस्थान के राजा भी जो है, राजस्थान के लोग भी, उन्हें व्यापार वहाँ से काफ़ी दूर दूर तक होता था। तो उन व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, है ना, यहाँ आगरा में जो है एक अपना कहने का मतलब है कुछ शहर का स्थापना किया और अपना वहाँ राजधानी शिफ्ट कर दिया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम और तथ्यों पे बात करें तो ये जो था थोड़ा कट्टर विचारधारा का था, है ना। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर था उसके मूर्तियों को तोड़ करके कसाईयों को दे दिया था मीट तौलने के लिए, है ना। दूसरा इसके बारे में ये कहा जाता है कि तजिया जुलूस निकालने पर, जो मुहर्रम में तजिया का जुलूस निकाला जाता है, उस जुलूस पर इसने रोक लगा दिया था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बारे में अगर और कहा जाए तो ये जो था ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसको फारसी में अनुवाद किया गया था फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी के नाम से, है ना। एक आयुर्वेद ग्रंथ का ये क्या करवाया था, उसका अनुवाद करवाया था। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इसने गुलरुखी नाम से ही कविताओं की रचना करता था, यानी कि फारसी में जो है कविताएं लिखता था। तो वो किताब का जो नाम जिसमें लिखता था उसका नाम रखा था गुलरुखी, है ना। ये जो है सिकंदर लोदी जो था बहलोल लोदी का बेटा था, यानी कहने का मतलब है सिकंदर लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, है ना, बहलोल लोदी का बेटा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम इटाइफू बांध। इटाइफू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, किस नदी पर स्थित है। तो ये पराना नदी पर स्थित है। ये जो है आपका कहने का मतलब है कि ब्राज़ील और पराग्वे, ये जो नदी पड़ता है ये दो देशों के क्षेत्र में पड़ता है, ब्राज़ील और पराग्वे। आप अगर मैप आपके सामने है तो बिल्कुल आप उसमें देखिए, वर्ल्ड का मैप निकाल के आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये नदी जो है मकर रेखा को काटती भी है। ये भी आप एक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। देखिए मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होता है, टीकाकरण से है, यानी कुछ 7 प्रमुख रोगों को इसमें चिन्हित करके शामिल किया गया है और उन रोगों के उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ना। तो ये कौन कौन रोग हैं इस पर भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। ये जो मिशन इंद्रधनुष का जो शुरुआत किया गया था 2014 में किया गया था, जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कौन कौन रोग हैं, तो डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया, इसके अलावा बलगम यानी खांसी जो होता है वो, है ना, इसके अलावा टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस। ये 7 रोग हैं जिसके उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान की एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। तो ये कौन सी, मतलब उसका नाम क्या है जो पहल किया गया है? तो उसका नाम है मेरी सहेली, है ना। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये आपको शायद पता भी होगा, काफ़ी चर्चा रहा था। ये पैरासाइट जो है मूवी है, इसी को मिला था 2020 का ऑस्कर अवार्ड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मूवी है ये साउथ कोरिया का है। ये मूवी किसका, कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। और ये पहली बार नॉन इंग्लिश यानी कहने का मतलब गैर अंग्रेजी भाषा को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए अपने आप में एक ये कहने का मतलब आगे भविष्य में भी क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन ही करंट एस्पेक्ट के अंतर्गत ही नहीं रहेगा, इसका थोड़ा दायरा बढ़ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बाद में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है D2O यानी कि भारी जल का अधिकतम उपयोग होता है किसमें? तो भारी जल का उपयोग जो है परमाणु भाटियों में पर्याप्त रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। इसमें जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। यानी जब नाइट्रोजन को अवशोषित इसलिए किया जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग हो वो नियंत्रित रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से हो। यानी कि इसके उपयोग करने से D2O का भारी जल का उपयोग करने से जो वहाँ नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है वो नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो परमाणु भट्टी में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये मंदक का काम करता है उसमें, है ना। अभिक्रिया को कंट्रोल रूप में रखता है, तेज़ नहीं होने देता है, जिस कारण निरंतर हमें ऊर्जा मिलती रहती है ना। हम जो यूरेनियम यूज होता है उसका हम सही रूप से इस्तेमाल कर पाते हैं इसके चलते, नहीं तो काफ़ी तेज़ी से उसका क्षय हो जाता। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वुश वेल्ड यानी वेल्ड, ध्यान रखिएगा, वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, चलिए इसका लोकेशन देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिनों तक माइंड में रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं विश्व का मैप। तो ये जो आप देख रहे हैं वेल्ड यहाँ पे है, यानी अफ्रीका के अलावा यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, ये क्षेत्र जो है ये वेल्ड का क्षेत्र है ना। मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र आता है। इस प्रकार के जो यानी ये आप देख रहे हैं ये जो है मकर रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है। तो ये इस तरफ जो क्षेत्र होता है क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के मैदान हैं, अगर आपको पूछा जाए कि अर्जेंटीना में इसे क्या कहा जाता है ना, इसे अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में इसे क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में इसे पंपास कहा जाता है ना। और अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर एशिया और यूरोप में इसे क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? इसे प्रेयरी कहा जाता है ना। तो ये चीज़ आप शीतोष्ण घास के मैदान जो है इन्हें आप याद रखिएगा, प्रेयरीज, स्टेपीज, है ना। और इधर पंपास और वेल्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो घास का मैदान पाया जाता है इसको कहा जाता है टुंड्रा, है ना। इस प्रकार से यहाँ जो पाया जाता है घास के मैदान टुंड्रा कहलाते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसको सेलवास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सेलवास बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के दो संघटक होते हैं, यानी दो संघटक होते हैं जो हैं कौन कौन, यानी किसको पारिस्थितिक तंत्र का संघटक के रूप में माना जाता है? तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो दो संघटक होता है वो जीव और अजीव होता है। अब जीव यानी जैविक, जैविक और अजैविक होता है। तो जैविक में कौन कौन आता है इसको समझिए। ये चीज़ ये तो आप समझिए कि जैविक और अजैविक होता है, लेकिन जैविक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो इसको यहाँ पे समझ ही लीजिए। इसमें कौन कौन आते हैं? पौधे, है ना। इसके बाद जानवर और जीव जंतु जो भी हम आप हैं सब इसी जैव घटक में आते हैं। अजैव में कौन कौन आता है?
अब इसमें मिट्टी, जल, रसायन, सूर्य का प्रकाश, पानी, वर्षा, ये सब चीज़ें जो खनिज पदार्थ वगैरह जो भी हैं, है ना, वो सब अजैव घटक में आते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, एक जैविक, एक अजैविक। जैविक में पौधे, जानवर, जीव जंतु, और अजैविक में मिट्टी, जल, रसायन, पानी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, वो सब आता है अजैविक घटक में, है ना। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। देखिए, किस लक्षण का चयन उसने नहीं किया था। पहला तो क्वेश्चन अपने आप में यही इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं कहीं पूछ जाता है कि किस पौधे पे वो अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधा याद रखिएगा। दूसरा, किसका चयन किया था, किस लक्षणों का वो चयन किया था, तो बीज का रंग के बारे में बताया था, फूल के रंग के बारे में बताया था। फूल की आकृति, यानी जो वो कहने का मतलब है कि जो उसके प्रयोग किए गए थे, संस्करण करवाया गया था, है ना, तो उस संस्करण के दौरान जो एक अपना रिपोर्ट तैयार किए, तो उसमें किस किस चीज़ का जिक्र किए वो, तो बीज के रंग में परिवर्तन होता है उसके बारे में जिक्र किए, फूल का रंग में परिवर्तन होता है उसके बारे में जिक्र किए, उसकी जो है आकृति बदल जाती है उसके बारे में वो बात की। वो इसके बारे में कोई इसमें उल्लेख नहीं मिलता है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो ये ऑनलाइन पोर्टल जो है इंश्योर, ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। तो ये देखिए, ये जो अवार्ड है यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलीट्स फेडरेशन, एथलीट्स फेडरेशन होता है इसका। तो ये उड़न परी के नाम से मशहूर PT ऊषा जो है, ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, सही उत्तर सी, PT ऊषा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में कृत्रिम पूछ रहा है, आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित है, मैनमेड है, तो क्या झील मैनमेड है, नहीं। वन मैनमेड है, नहीं। तालाब देखिए, तालाब हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि तालाब नेचुरल भी होते हैं। तो हमको चार में से एक ही ऑप्शन चुनना है ना। तो यहाँ पे फसल का जो खेत होता है ये नेचुरल नहीं होता है, फसल का जो खेत होता है वो निश्चित ही मानव निर्मित होता है। तो इसलिए परफेक्ट उत्तर जो होगा ये फसल का खेत होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन में मान लीजिए इस टाइप का नहीं रहता, अब यहाँ पे कोई फसल के खेत की जगह पे पर्वत रहता, तो उस स्थिति में तालाब को मार सकते थे, है कि नहीं, क्योंकि तालाब भी मानव निर्मित होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तालाब सिर्फ मानव निर्मित ही होगा, वो जो है कहने का मतलब है कि नेचुरल भी होता है। तो इस स्थिति में सबसे परफेक्ट उत्तर जो है डी होगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। वायुसेना की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आप ये चीज़ें याद कर लिए होंगे, इसे एक दो बार देखिएगा, माइंड में रिपीट हो, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। इसे बस एक दो बार देख लीजिए, माइंड में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा सब चीज़ें, है ना। इसका एक दूसरा पाठ हम जल्द लेकर आएंगे, तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।